हेलो बच्चों, कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने रे ऑप्टिक्स के अंदर अपवर्तन के देखा था और अपवर्तन के साथ ही जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्नेल के नियम के आधार पर वो होता है अपवर्तनांक। तो कल हमने अपवर्तनांक को भी देखा था। तो अपवर्तनांक जो है वो कितने प्रकार का होता है, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है और वो किस बात पर निर्भर करता है, माध्यमों पर निर्भर करता है कि माध्यम जो है वो किस प्रकार का है। अगर एक माध्यम निर्वात हो, दूसरा कोई माध्यम हो तो वहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक काम में लेते हैं, और अगर कोई दोनों ही माध्यम है, दोनों में से कोई भी निर्वात नहीं है तो वहाँ पर हम सापेक्ष अपवर्तनांक को काम में लेते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि जैसे हमने परावर्तन के अंदर देखा था कि कोई भी किरण परावर्तित हो जाती है तो परावर्तन के पश्चात प्रारंभिक किरण यानी आपतित किरण और जो परावर्तित किरण है उन दोनों के मध्य विचलन कितना हो जाता है। वो विचलन कोण का मान हमने परावर्तन में भी ज्ञात किया था और वही विचलन कोण का मान हमें अपवर्तन में भी ज्ञात करना पड़ता है। तो अगर हम अपवर्तन के अंदर बात करें विचलन की, तो विचलन जो है वो अपवर्तन में हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अपवर्तित या अपवर्तन के कारण प्रकाश किरण का विचलन, अपवर्तन के कारण प्रकाश किरण का विचलन। तो हम विचलन जो है वो किस प्रकार से देखते हैं, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि जैसे हमारे पास ये कोई एक सीमा रेखा है। सीमा रेखा का मतलब क्या हो गया कि वो रेखा जो दो माध्यमों को अलग अलग विभाजित करती है वो हो गई सीमा रेखा। अब इस सीमा रेखा पर यदि एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इस सीमा रेखा पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इस प्रकार से आपतन इसका हो रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब आपतन के बाद में जब ये दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय ये कितना विचलित हो जाएगी वो इसके अभिलंब पर निर्भर करता है। तो हमने यहाँ पर एक अभिलंब जो है वो बना लिया, ये हमने यहाँ पर अभिलंब बना लिया और मैं बोल रहा हूँ कि आपतित किरण जो है वो अभिलंब से आई कोण, आई क्या है, आपतन कोण, तो आई आपतन कोण बनाते हुए आ रही है। तो जब ये यहाँ से यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर गति करेगी, माध्यम फर्स्ट से माध्यम सेकंड में गति करेगी, तो ये अपनी प्रारंभिक स्थिति से या प्रारंभिक गति की दिशा से कुछ विचलित हो जाएगी। अब हमें नहीं पता कि पहला माध्यम विरल है या दूसरा माध्यम सघन है या पहला माध्यम सघन है दूसरा विरल है, ठीक है। तो हम एक बार ऐसे ही बना लेते हैं कि मान लो पहला विरल है और दूसरा क्या है, सघन माध्यम है। तो इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण जो है वो गति करते हुए चली गई। अब यहाँ पर अगर ये वाला कोण का मान अगर हम देखें तो ये वाला जो कोण है इसे हम R से डिनोट करते हैं और इस R को क्या बोला जाता है, इस R को बोला जाता है अपवर्तन कोण। अब देखिए विचलन जो है वो क्या होता है कि आपतित किरण की मूल दिशा, आपतित किरण की मूल दिशा जो ये वाली दिशा है ये अपवर्तित किरण के साथ जितना कोण बनाती है, आपतित किरण की मूल दिशा अपवर्तित किरण के साथ जितना कोण बनाती है वह कोण कहलाता है विचलन कोण। तो ये जो अपने पास किरण है ये है अपवर्तित किरण, क्योंकि ये दूसरे माध्यम के अंदर संचरित हो गई। तो इस अपवर्तित किरण और मूल आपतित किरण की मूल दिशा, अब मूल दिशा की अगर हम बात करें आपतित किरण की, तो अगर ये बिल्कुल यहाँ से इधर ही गति करती तो मैं बोल देता कि इसकी जो मूल दिशा है वो इसकी मूल दिशा है कुछ इस तरीके से, ये जो है वो इसकी मूल दिशा है।
अब इसकी मूल दिशा के साथ अपवर्तित किरण का बना हुआ कोण, तो यानी ये वाला जो कोण यहाँ पर बन रहा है इसको बोला जाता है विचलन, और इसको निरूपित किससे किया जाता है? डेल्टा से निरूपित किया जाता है। तो सबसे पहले तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें कि विचलन जो है वो होता क्या है इसके अंदर, अपवर्तन के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण की मूल दिशा अपवर्तित किरण के साथ जितना कोण बनाती है वह विचलन कोण कहलाता है। वह विचलन कोण कहलाता है। तो यहाँ पर विचलन जो है इसको किससे निरूपित किया जाएगा? डेल्टा से निरूपित किया जाएगा। तो क्या परिभाषा दी? आपतित किरण की मूल दिशा का अपवर्तित किरण के साथ बना हुआ कोण विचलन कोण कहलाता है। तो यहाँ से अगर मैं विचलन की बात करूँ, विचलन कोण की बात करूँ, तो देखो विचलन कोण का मान जो है वो इस डायग्राम के अनुसार कितना हो जाएगा? तो देखो ये वाला कोण आई है, ठीक है, इसके बिल्कुल सामने वाला कोण जो है वो कितना होना चाहिए? ये टोटल, ये देखो सम्मुख कोण हो गए, तो ये वाला टोटल कोण जो है वो कितना होना चाहिए? इस वाले कोण के बराबर। ये कोण अगर टोटल आई है तो ये वाला कुल कोण भी कितना होना चाहिए? आई होना चाहिए। इसका मतलब आई बराबर होगा किसके? आर प्लस कोण भी कितना होना चाहिए? आई होना चाहिए। इसका मतलब आई बराबर होगा किसके? आर प्लस डेल्टा के। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा का मान देखूं तो डेल्टा बराबर हो जाएगा आई माइनस आर, यानी विचलन कोण का मान हो जाएगा आई माइनस आर। और विचलन कोण का मान निकालते समय हम कोण मापने की दिशा का यूज नहीं करते, केवल और केवल उसके परिमाण का मान देखते हैं। तो विचलन कोण का मान जो है वो कितना हो जाएगा? आई माइनस आर का परिमाण, यानी धनात्मक ही लेना है अपने को हमेशा। अब कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पर तो एक ही अपवर्तन हो रहा है, अगर इसके नीचे कोई और सीमा रेखा होती और उसके नीचे कोई और माध्यम होता तो 2 बार अपवर्तन होता, उसके नीचे अगर कोई और सीमा रेखा होती तो 3 बार अपवर्तन होता, यानी क्रमशः कई बार अगर अपवर्तन हो रहा हो, कई बार अपवर्तन हो रहा हो, तो अगर आपको कुल विचलन कोण निकालना हो, कुल विचलन कोण निकालना हो, यदि एक से अधिक बार अपवर्तन हो रहा है तो कुल विचलन कोण कितना हो जाएगा? उसके लिए हम क्या लिखेंगे? यदि एक से अधिक बार अपवर्तन हो तो परिणामी विचलन अलग अलग अपवर्तन के विचलन के योग के तुल्य होता है, योग के तुल्य होता है। यदि एक से अधिक बार अपवर्तन हो, यानी एक बार हो जाए फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, यानी ऐसे चलता जाए, तो एक से अधिक बार अगर यदि अपवर्तन हो तो परिणामी विचलन अलग अलग अपवर्तन के विचलन के योग के तुल्य होता है। मान लो कि अलग अलग विचलन जो है वो आपके पास हो, पहला जैसे अपवर्तन हुआ उसमें विचलन का मान आया डेल्टा 1, दूसरा कोई विचलन हुआ उसके अंदर डेल्टा 2, क्रमशः होने चाहिए। और एक ही प्रकाश किरण की बात मैं कर रहा हूँ, तो एक ही
प्रकाश किरण का पहला अपवर्तन विचलन डेल्टा 1, दूसरा अपवर्तन विचलन डेल्टा 2 और तीसरा विचलन तो डेल्टा 3 मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब यदि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ऐसे ही बहुत सारे विचलन हो और आपको परिणामी निकालना हो या कुल विचलन बोल दे, तो कुल विचलन जो होता है वो कुल विचलन इन अलग अलग विचलन के योग के तुल्य होता है। चाहे कितने भी विचलन वहाँ पर हो, कितने भी अपवर्तन वहाँ पर हो, तो आप उन सब के लिए कुल विचलन का मान निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना इनको योग करते टाइम कई बार हमें जो है वो यहाँ पर परिमाण का ध्यान नहीं रहता, तो हम प्लस माइनस को साथ ही जोड़ते जाते हैं, -30 + 30 -50 + 50, तो ऐसा करने से अपना आंसर गलत हो जाएगा। डेल्टा 1 का मतलब है कि परिमाण I-R, परिमाण इसके साथ में हमेशा आएगा। तो नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि किस तरीके से हम विचलन का मान निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल है, एक प्रकाश किरण किसी कांच के ठोस गोले कांच के गोले पर 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो कोण R डैश व E का मान क्या होगा। डायग्राम में बनाऊंगा, डायग्राम के आधार पर आपको आंसर देना है। R डैश व E का मान क्या होगा, दो अपवर्तनों के पश्चात कुल विचलन कितना होगा। यानी आपको क्या क्या पूछ रहा है, R डैश व E 3 तो मान ये पूछ रहा है, और दो अपवर्तनों के पश्चात कुल विचलन यानी डेल्टा का मान पूछ रहा है। आपको डायग्राम क्वेश्चन का दिया हुआ है, ये एक गोला है, इसका ये हो गया केंद्र, ये एक गोला है, इसका ये हो गया केंद्र, इसका ये केंद्र हो गया। केंद्र से गुजरने वाली मैं एक लाइन बना देता हूँ, ठीक है, जो इसे दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। प्रकाश की किरण जो है वो यहाँ पर है, और ये कितना कोण बनाते हुए आ रही है, 60 डिग्री का कोण।
आपको इस वाले माध्यम का, बाहर का जो माध्यम है, इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 1, ठीक है। यहाँ से ये अपवर्तित होती है, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ इसको, यहाँ से ये आपतित हो रही है, ये वाला कोण 60 डिग्री है, यहाँ से ये अपवर्तित होती है इस तरीके से, यहाँ पर वापस से ये अपवर्तित होती है, तो यहाँ पर अपवर्तित होकर ये इस तरीके से चली जाएगी आगे की ओर। अब अपवर्तन हो रहा है तो मैं यहाँ पर अभिलंब बना देता हूँ। यहाँ पर अगर अभिलंब बनाएंगे तो गोलीय सतह पर बनाया गया अभिलंब हमेशा उस गोले के केंद्र से होकर गुजरता है। ये हमने यहाँ पर बना लिया। ये वाला जो कोण है इसे बोला गया है R, ये वाला जो कोण है इसे बोला गया है R' और ये वाला जो कोण है इसे बोला गया है E। अंदर के बाहर के भाग का अपवर्तनांक म्यू बराबर है 1 और अंदर वाले भाग का जो अपवर्तनांक है वो है म्यू बराबर है √3। तो आपको R' व E का मान तथा साथ में दोनों विचलन जो यहाँ पर हो रहे हैं, पहला विचलन यहाँ पर, दूसरा विचलन यहाँ पर, तो दोनों विचलनों के पश्चात कितना टोटल विचलन होगा वो भी आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो देखिए कैसे सोल्व करें। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये पहला रहा अपवर्तन, ये रहा दूसरा, ठीक है। पहले अपवर्तन की बात करें तो पहले अपवर्तन की अगर हम बात करें तो देखो क्या होगा अपने पास। प्रथम अपवर्तन के अंदर, प्रथम अपवर्तन में हम बात करें I यानी आपतन कोण अपने को दिया हुआ है 60 डिग्री और ये कौन सा कोण है, ये है अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में संबंध क्या होता है, वो संबंध होता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात हमेशा नियतांक होता है, यानी साइन I बटे साइन R बराबर 1μ2। 1μ2 का मतलब क्या, ये है पहले से दूसरे माध्यम में गति कर रही है। तो अब पहला दूसरा माध्यम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, μ2 बटे μ1। μ2 यानी जिस माध्यम में चली गई किरण और μ1 यानी जिस माध्यम से आई थी उसका अपवर्तनांक। तो अगर इसी के अंदर मैं मान रखूं तो देखो क्या क्या मान जो है वो मैं यहाँ पर रखूँगा। I का मान हमें पता है 60 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं मान रख देता हूँ साइन 60 डिग्री बटे में साइन, अब R है, ये रहा R, यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान बराबर μ2, जिस माध्यम में चली गई किरण उसका अपवर्तनांक कितना, √3 बटे में जिस माध्यम से आई है उसका अपवर्तनांक कितना, म्यू बराबर 1। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा करूँगा तो क्या आएगा, देखो √3 गुणा साइन R बराबर हो जाएगा साइन 60 के। साइन 60 का डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान हो गया अपने पास √3 बटे 2। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, साइन R का मान आ गया 1 बटे 2। और यानी R का जो मान है वो कितना आ जाएगा, तो साइन का मान 1 बटे 2 कितने कोण पर होता है, 30 डिग्री कोण पर होता है। तो R का मान मिल गया हमें 30 डिग्री। अब देखो इस वाले त्रिभुज के सममिति के आधार पर मैं बता सकता हूँ कि यदि R का मान 30 डिग्री आ गया, R का मान 30 डिग्री आ गया, तो R' का मान भी कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि सममिति से जितना R है उतना ही क्या है, R' होगा, और कितना होगा, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, आगे चलो। अब हमें E का मान ज्ञात करना है, तो दूसरे अपवर्तन पर आ जाओ। तो द्वितीय अपवर्तन की अगर हम बात करें, द्वितीय अपवर्तन से
या द्वितीय अपवर्तन में। तो दूसरे अपवर्तन में मैं वापस से वही स्नेल का नियम लगाना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा साइन के आगे आपतन कोण। अब देखो ये जो आर डैश है वो अभिलंब के साथ बनाया हुआ कोण है और ये प्रकाश की किरण जो है वो इस वाले माध्यम से, यानी ये पहला ये दूसरा, ये दूसरे से कौन से माध्यम में वापस आ रही है, पहले माध्यम में वापस आ रही है। तो ये जो आर डैश है वो क्या बन गया यहाँ पर, आपतन कोण बटे में साइन अपवर्तन कोण कितना, ई बराबर क्या लिखूंगा मैं, अब इसको मैं लिखूंगा 2μ1, क्योंकि दूसरे माध्यम से प्रथम माध्यम में वापस आ रही है प्रकाश की किरण। तो इसको क्या लिख सकते हैं, μ1 बटे में μ2। तो देखो यहाँ पर साइन आर डैश का मान कितना, आर डैश का मान है 30 डिग्री बटे में साइन ई का मान हमें निकालना, साइन आर डैश का मान कितना, आर डैश का मान है 30 डिग्री बटे में साइन ई का मान हमें निकालना है, बराबर μ1 यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहला माध्यम ये रहा, इसका अपवर्तनांक कितना है आपके पास 1 बटे में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये वाला, इसका अपवर्तनांक कितना है √3। वापिस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, साइन ई बराबर √3 गुणा में साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो साइन ई बराबर आ जाएगा √3 और साइन 30 का मान रखेंगे 1/2, तो ये बन गया √3/2। तो ई का मान कितना आ जाएगा, ई का मान आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री, ये मान आ गया अपने पास ई का। अब देखिए हमारे पास आर का मान आ गया, आर डैश का मान आ गया, ई का मान आ गया। अब अगर हमें यहाँ से क्या पता लगाना है, कुल विचलन का मान, तो विचलन के लिए हमने अभी भी क्या देखा कि कुल विचलन अलग अलग अपवर्तन में हुए विचलन के योग के बराबर होता है। तो हमें इन दोनों अपवर्तन के अंदर अलग अलग विचलन का मान पता करना है। तो अलग अलग विचलन का मान मैं पता करूं तो मैं बोलूँगा कि कुल विचलन जो है, कुल विचलन जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अलग अलग विचलनों के योग के बराबर, यानी Δ1 प्लस Δ2। तो पहला अगर विचलन हम लोग यहाँ से निकालना चाहें तो पहला जो विचलन है यानी Δ1 है वो कितना हो जाएगा, विचलन क्या होता है, क्या हमने इसका फॉर्मूला लिखा I माइनस R। तो Δ1 बराबर कितना, आपतन कोण देखो कितना है 60 डिग्री, अपवर्तन कोण कितना 30 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस में 30 डिग्री कितना आ गया अपना 30 डिग्री, Δ1 का मान आ गया। अब Δ2 का मान देखें तो Δ2 भी वही आपतन कोण माइनस में अपवर्तन कोण, तो Δ2 बराबर आपतन कोण कितना, आपतन कोण है आर डैश और आर डैश का मान कितना था, आर डैश का मान था 30 डिग्री माइनस में आर अपवर्तन कोण ई का मान कितना आया 60 डिग्री, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 60 डिग्री। अब ये मान देखो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 30 डिग्री, लेकिन दोनों तरफ परिमाण लगा हुआ है तो मान कितना बन जाएगा 30 डिग्री बन जाएगा। तो कुल विचलन डेल्टा बराबर Δ1 प्लस Δ2 यानी 30 डिग्री प्लस में 30 डिग्री बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो कुल विचलन का मान आ गया 60 डिग्री, आर का मान 30 डिग्री, आर डैश का मान 30 डिग्री और ई का मान आ गया अपने पास 60 डिग्री। नोट डाउन कीजिए।
चलिए अगला जो अपवर्तन के अपने पास टॉपिक है वो होता है कि कोई भी अपने पास समांतर पट्टिका रखी हुई हो और उस समांतर पट्टिका से जब अपवर्तन होता है तो किस तरीके से हम लोग उसके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो अगला जो अपने पास अपवर्तन का टॉपिक है वो है समांतर पट्टिका से अपवर्तन, समांतर पट्टिका से अपवर्तन। ठीक है, अब इस पट्टिका समांतर पट्टिका का मतलब क्या हो गया? समांतर पट्टिका का मतलब हो गया कि आपके पास एक कोई आयताकार आकृति की पट्टिका है, कांच की पट्टिका है, ठीक है, और इस पर कोई प्रकाश की किरण जो है वो आपतित हो रही है। ये समांतर पट्टिका है और इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर। सबसे पहले मैं अगर माध्यम बनाऊँ, अभिलंब बनाऊँ, तो अभिलंब ये रहा अपने पास, ठीक है, अभिलंब बन गया ये। फिर उसके बाद में माध्यम देखें तो ये है आपके पास माध्यम फर्स्ट, और ये बन गया आपके पास पट्टिका जो है वो क्या है, माध्यम सेकेंड, और ये जो यहाँ पर है ये है माध्यम वापिस से फर्स्ट। अलग अलग केस की हम लोग इसके अंदर बात करेंगे, ठीक है। समांतर पट्टिका से अपवर्तन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, जब ये माध्यम फर्स्ट से माध्यम सेकेंड में जाएगी तो हमें नहीं पता कि माध्यम का प्रकार कैसा है, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि ये कुछ विचलन प्रदर्शित करेगी, चाहे तो अभिलंब की ओर आ जाएगी या अभिलंब से दूर की ओर चली जाएगी। हमें माध्यम का प्रॉपर पता नहीं है, इसीलिए हम लोग अपनी इच्छा से ऐसे ही ले रहे हैं। उसके बाद में जब ये यहाँ पर वापस पहुँचेगी इस वाली सतह पर, तो भी ये यहाँ पर अपवर्तन को प्रदर्शित करेगी, और अपवर्तन को प्रदर्शित करेगी तो हम लोग बोलेंगे कि ये अपवर्तित होकर इधर चलेगी। अपवर्तन को प्रदर्शित करेगी और अपवर्तन को प्रदर्शित करेगी तो हम लोग बोलेंगे कि ये अपवर्तित होकर इधर चली गई। हो गया यहाँ पर। अब देखो ये वाला जो कोण है यहाँ पर, इसको हमने बोल दिया I। ये वाला जो यहाँ पर कोण है इसको हमने बोल दिया R। ये है आपके पास आपतित किरण, और ये है यहाँ पर अपवर्तित किरण या अंतिम अपवर्तित किरण, क्योंकि ये अंतिम किरण है जो वापस से माध्यम फर्स्ट के अंदर आ रही है। अब देखो क्या क्या स्थितियाँ यहाँ पर होती हैं समांतर पट्टिका से अपवर्तन के अंदर। सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान से समझनी है इस चीज़ को कि यदि पट्टिका से अपवर्तन हो रहा है, यदि पट्टिका से अपवर्तन हो रहा है और उसके दोनों तरफ अगर समान माध्यम हो, यदि पट्टिका के दोनों तरफ समान माध्यम हो, दोनों तरफ समान माध्यम हो, तो क्या क्या चीज़ें, दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहली कौन सी? पहली ये बात कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होंगे। पहली बात क्या? आपतन कोण व अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण कौन सा है? ये अपवर्तन कोण है अंतिम वाला, जब ये वापिस से उसी माध्यम के अंदर आती है तब वाला कोण। तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण बराबर होंगे। अब इस बात का पता आप लोगों वापिस से पीछे वाला एग्जाम्पल उठा के देखिए। हमने I का मान जो है वो कितना लिया था? 60 डिग्री। अपने पास अंतिम अपवर्तन कितना, अपवर्तन कोण कितना आया था, यानी E का मान अपने पास कितना आया था? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री मान क्यों आया, बराबर क्यों आया? क्योंकि
पहला माध्यम जिससे आपतित किरण आ रही थी और अंतिम माध्यम जहाँ पर अपवर्तित किरण जा रही थी, दोनों ही माध्यम क्या थे, समान थे। तो इस बात को प्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने बाकायदा ये चीज़ देखी थी कि I का मान 60 डिग्री है तो E का मान भी कितना आया था, 60 डिग्री आया था। तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण बराबर होंगे, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, फर्स्ट चीज़। और दूसरी जो है वो क्या ध्यान में रखनी है हमें, कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। आपतित किरण व अपवर्तित किरण, अब ये जो अपवर्तित किरण है वो भी अंतिमी है। अपवर्तित किरण परस्पर समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। कब, जब उसके दोनों तरफ, पट्टिका के दोनों तरफ जो माध्यम है वो क्या हो, समान हो। तो अगर माध्यम समान नहीं है दोनों तरफ, तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ संभव नहीं होगी। केवल कब संभव होगी, जब पट्टिका के दोनों तरफ समान माध्यम हो। तो अब इसके अंदर क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन कौन सा बनता है, वो क्वेश्चन बनता है पार्श्विक विस्थापन का। अब ये पार्श्विक विस्थापन जो है वो क्या चीज़ होती है, तो पार्श्विक विस्थापन की अगर हम बात करें तो वो देखो क्या होगा कि जैसे हमारे पास एक कोई पट्टिका है, मैं इसी की डायग्राम के अंदर बना रहा हूँ वापिस से। यहाँ पर हमने अभिलंब बनाया, इसी अभिलंब को मैं नीचे तक ले जा रहा हूँ। यहाँ पर भी अभिलंब बनेगा, ये बन गया अभिलंब, ठीक है। ये वाला जो कोण है ये हमने लिखा था I, और अगर हम बात करें इसी के अकॉर्डिंग कि दोनों तरफ माध्यम समान है, तो दोनों तरफ के माध्यम समान है तो ये वाला कोण अगर I है तो ये वाला जो कोण है वो भी कितना होगा, I ही होगा। अब देखो क्या होता है, इसके अंदर पार्श्विक विस्थापन होता है, पार्श्विक विस्थापन। अब ये पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, हमने ये चीज़ देख ली कि दोनों जो आपतित किरण और अपवर्तित किरण है वो एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यानी पार्श्विक विस्थापन यहाँ पर क्या होगा कि आपतित किरण की मूल दिशा, आपतित किरण की मूल दिशा, तो मैं कहूँगा आपतित किरण ये रही, इसकी मूल दिशा की बात करूँ यानी ये जो है वो इधर जानी चाहिए, ठीक है, ये जो है वो इधर जानी चाहिए। ये क्या हो गई, इसकी आपतित किरण की मूल दिशा हो गई। ये माध्यम फर्स्ट है अपने पास, वापिस से वही माध्यम। तो देखो आपतित किरण की मूल दिशा, और ये कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण। आपतित किरण की मूल दिशा से अगर मैं एक अभिलंब बनाऊं, अभिलंब डालूं, इस मूल दिशा से अगर मैं एक अभिलंब बनाऊं, अभिलंब डालूं इस आपतित किरण की दिशा पर, ठीक है, तो अभिलंब डाला जाए तो अपवर्तित किरण और आपतित किरण की दिशा के मध्य की लंबवत दूरी जो होती है, ये वाली जो लंबवत दूरी है, इसको बोला जाता है पार्श्विक विस्थापन। क्या बोला, पार्श्विक विस्थापन। आपतित किरण व
अपवर्तित किरण के मध्य की लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। इन दोनों के मध्य की आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी तो यहाँ पर ये वाला जो कोण बनेगा वो भी 90 डिग्री बनेगा, ये वाला कोण भी क्या बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा। तो इन दोनों के बीच के जो लंबवत दूरी है, यानी ये वाली जो दूरी है, इसे क्या बोला जाता है, पार्श्विक विस्थापन बोला जाता है। तो इस पार्श्विक विस्थापन की गणना करने का न्यूमेरिकल जो है वो अपने से पूछा जाता है। अब अगर इसके अंदर हम इसे सोल्व करने के लिए या इस पार्श्विक विस्थापन का एक सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए हम ये ले लेते हैं कि माना पट्टिका की चौड़ाई स्मॉल टी है। पट्टिका की चौड़ाई स्मॉल टी है, यानी ये वाली जो चौड़ाई है ये कितनी है, स्मॉल टी है। अब देखो इस वाले डायग्राम के अंदर अगर मैं इन सब बिंदुओं को नाम दे दूं, ये ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये सी हो गया, ये वाला बिंदु हो गया डी। तो देखो मुझे सी डी भुजा की लंबाई जो है उसका मान पता करना है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये त्रिभुज लेता हूँ ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में। अब ए सी डी की अगर हम बात करें तो देखो ये वाला कोण 90 डिग्री, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री। अब डी पर जो कोण बन रहा है इस वाले त्रिभुज के लिए वो 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण होती है। ठीक है, क्या हो जाएगी भुजा, ये कर्ण। कर्ण को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। अब कोण अगर देखना चाहें तो ये वाला कोण आई, तो इस वाले कोण को जो है वो मैं क्या बोलूँगा, आर, अपवर्तन कोण होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला जो कोण है वो कितना हो जाएगा, तो इसे हमने लिख दिया थीटा। ठीक है, थीटा का मान कितना, तो हम बोलेंगे कि ये जो थीटा है वो एक्चुअल के अंदर विचलन कोण की तरह ही है। तो विचलन कोण के अंदर हम उसका परिमाण लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विचलन कोण या थीटा जो है वो कितना होगा, आई माइनस आर, क्योंकि ये वाला कोण और ये टोटल कोण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, थीटा के सामने वाली भुजा होगी लंब। ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। तो अगर मुझे लंब और कर्ण के अंदर थीटा के साथ संबंध चाहिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, या थीटा की जगह मैं मान रख दूं साइन आई माइनस आर बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना, डी बटे में कर्ण जो है वो हम एक बार के ही मान लेते हैं, क्योंकि कर्ण का मान हमारे पास है नहीं। तो यहाँ से अगर मैं डी का मान देखूँ तो डी बराबर क्या आ जाएगा, के साइन थीटा। इसे हमने नाम बोल दिया समीकरण 1। अब अगर कहीं से मुझे के का मान मिल जाए तो डी का फॉर्मूला बन जाएगा। के का मान कैसे निकालो, तो पहले हमने त्रिभुज एसीडी लिया था। अब चलो थोड़ा सा इधर खिसक कर हम त्रिभुज बात करते हैं एबीसी की। एबीसी का ये वाला कोण अभिलंब था, ये अभिलंब था, यानी ये वाला कोण 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ये वाला कोण है आर, आर के सामने वाली भुजा लंब, और ये बन गया आधार। ठीक है, अब देखो मुझे कर्ण का मान तो निकालना है क्योंकि चाहिए, और मेरे पास कौन सी भुजा का मान है, लंब का मान है या आधार का मान है, तो मैं कहूँगा आधार का मान है मेरे पास टी। तो आधार और कर्ण में संबंध किस में होता है, तो आधार और कर्ण के अंदर संबंध त्रिभुज ए बी सी में है। आधार और कर्ण में संबंध होता है कोस में, तो कोस आर, कोण का मान कितना, आर, बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। आधार का मान कितना, आधार का मान है टी के बराबर बटे में कर्ण। यहाँ से कर्ण का मान मैं निकालना चाहूँ तो कर्ण बराबर आ जाएगा टी बटे में कोस आर। इसे हमने नाम दे दिया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 से मान अगर समीकरण 1 के अंदर रख दें तो अपना आ सकता है। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा,
मैं क्या बोल रहा हूँ कि समीकरण 2 से k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यदि समीकरण 1 में मान रख दूं और थीटा की जगह कितना लिख दूं i माइनस आर, तो क्या बन जाएगा देखो d बराबर k की जगह क्या लिखा t अपोन में कोस r, और साथ में क्या है साइन थीटा का मान कितना है i माइनस आर। तो अपने पास पार्श्विक विस्थापन का सूत्र आ जाता है कि कोई प्रकाश की किरण यदि किसी आयताकार आकृति की या टी मोटाई की किसी कांच की पट्टिका में से अपवर्तित होती है, तो अपवर्तित किरण और आपतित किरण के मध्य की किसी कांच की पट्टिका में से अपवर्तित होती है, तो अपवर्तित किरण और आपतित किरण के मध्य की लंबवत दूरी का मान या पार्श्विक विस्थापन का मान कितना होता है टी साइन आई माइनस आर अपोन में कोस आर। और इसे आप लोगों को एमटीआर करके रखना है, यानी रट के रखना है, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन अपने पास आता है कि कोई आयताकार पट्टिका है टी मोटाई की, अगर कोई प्रकाश की किरण 60 डिग्री कोण पर आपतित हो रही है तो इसका अपवर्तनांक आपको दे देगा, तो पूछेगा कि पार्श्विक विस्थापन का मान कितना होगा और वो आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि पार्श्विक विस्थापन का जो मान है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसके एग्जाम्पल जो हैं वो भी सोल्व करेंगे। तो थैंक यू।